ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पेपर 4 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल ओ लेवल केमिस्ट्री अक्टूबर नवंबर 2020 वेरिएंस 41। A student wants to separate a mixture of dyes. So अगर मुझे मिक्सचर ऑफ डाइस को सेपरेट करना होगा तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज करूंगा। So that the dyes in the mixture can be identified. The apparatus the student uses is shown. The student also tests dyes A, B, C and D. इसका मतलब we are testing 4 different dyes and this is the diagram. आप नोट करें एग्जामिनर ने लिट अप्लाई किया है ताकि सॉल्वेंट की जो इवेपोरेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। बीकर के अंदर हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। दिस इज योर क्रोमेटोग्राफी पेपर विच इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी फेस। बेस लाइन जो है वो आपके पास बनी हुई है बट ये बेस लाइन हमेशा पेंसिल से ड्रॉ होगी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूं कि पेंसिल जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता और वो ये जो सॉल्यूट्स के स्पॉट्स होते हैं इनके साथ इंटरफेयर भी नहीं करता। तो ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कुड बी एनी लिक्विड लाइक इथेनॉल और वाटर। सही है। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस द स्टूडेंट यूजेस टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डाइस। तो ऑब्वियसली क्रोमेटोग्राफी। दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बात और। ये आपका सॉल्वेंट है, ये मोबाइल फेज होगा और ये आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये आपका स्टेशनरी फेज होगा। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। The apparatus shown in the diagram is set up incorrectly. Explain why. आप नोट करें ये जो सॉल्वेंट की लेवल होता है ये इस बेस लाइन से नीचे होना चाहिए जबकि ये इस बेस लाइन से ऊपर है। सो ये एरर हो गया हमारा। द लेवल ऑफ सॉल्वेंट needs to be below the baseline. Okay. The apparatus is then set up correctly. The solvent travels up the paper. When solvent travel up the paper, firstly कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये ट्रैवल करता है। ऑलराइट। और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी भी ट्रैवल करता है। The paper is removed and then dried. The result is shown in the diagram. ये आपका क्रोमेटोग्राम आ गया है। ये आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट लाइन है और ये आपके पास बेस लाइन है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं सॉल्वेंट फ्रंट लाइन और बेस लाइन इन दोनों को यूज करके डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट मेजर करूंगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका हो गया 0 के ऊपर। ओके। और ये एग्जैक्टली 6 में है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया आपका। सॉल्वेंट फ्रंट हमने डिटरमाइन कर लिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द डाइज ए बी सी एंड डी आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ डाइज। सो ये मिक्सचर ऑफ डाइज के स्पॉट्स हैं। अब हम टैली कर लेते हैं कि कौन कौन सा मिक्सचर अवेलेबल है। देखिए ये स्पॉट इस ए से लिंक हो रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ए जो है वो अवेलेबल है। आप नोट करें ये वाला स्पॉट इस सी से मैच कर रहा है तो इसका मतलब सी भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब सी अवेलेबल है, इसका मतलब बी अवेलेबल है एंड ऑब्वियसली आप नोट करें ये स्पॉट इस ए से भी मैच कर रहा है तो इसका मतलब ए भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब जो आपके पास मिक्सचर ऑफ डाइज है उसमें ए बी एंड सी ये तीनों डाइज अवेलेबल है। ऑलराइट।
अच्छा, आप लिख तो रहे हैं, ये तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ऑर्डर में लिखें। सी बी ए भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू जस्ट नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ dyes actually. The student identifies the dyes in the mixture of dyes using RF value. RF value का मतलब होता है retention factor. Measure the distance between baseline and the solvent front. So it's going to be 6 cm. Now the next is baseline and the position of A. Position of A देखना है हमने, इसके सेंटर से ड्रॉ करेंगे और अब पोजीशन ऑफ ए देखेंगे। सही है, ये आपका ए आ गया। अब इसको अटैच करके देखते हैं। सो ये टेक्निकली आपके पास कितना हो रहा है, ये 0, ये 1 और ये 1.1 2 3 4 5, तकरीबन 1.5। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1.5 है आपके पास। तो ये आ गया 1.5। सो आर एफ वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट विच इज 1.5 over distance traveled by solvent which is 6. So 1.5 divided by 6 is going to be 0.25. 0.25 is the right answer. That's the question number 1. Let's move on to the next question. When metal carbonates are heated, they decompose and gives off a gas that turns lime water milky. So कौन सी गैस है जो lime water milky का टेस्ट देती है? Obviously carbon dioxide gas है. So this is going to be the carbon dioxide gas. A student investigates the rate of decomposition of 4 metal carbonate using the apparatus shown. So आप नोट कीजिएगा कि जो आप मेटल कार्बोनेट यूज कर रहे हैं उसके आपने उसको पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया तो होगा। और ये आपका लाइम वाटर है और लाइम वाटर को हम केमिस्ट्री में कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है इसलिए हम हीट भी कर रहे हैं। द स्टूडेंट सेपरेटली हीट ईच ऑफ द मेटल कार्बोनेट विद अ बंसन बर्नर। मेजर द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की। द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड 2 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। आप नोट कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होने में, जबकि ओके जबकि जिंक कार्बोनेट जो है वो बहुत कम टाइम ले रहा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है इसलिए टाइम ज्यादा लगा, और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है इसलिए कम टाइम लगा। ठीक, वो क्वेश्चन कर रहे हैं नेम द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, और वो आपसे नाम पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते। ओके 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 एक और भी चीज है, मैंने पढ़ाया है आपको कि बंसन बर्नर जब हम यूज करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है, एंड फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन वी नीड हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर के लिए जरूरी है कि मैं ब्लू बंसन फ्लेम जो है वो यूज करूं, बिकॉज ब्लू बंसन फ्लेम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। सो जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो कन्वीनियंटली हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये याद रखिए। ओके नेक्स्ट इज the amount of heat supplied by the Bunsen burner must be controlled in each experiment. Suggest 2 ways in which the heat supplied by the Bunsen burner is kept constant. तो मुझे heat को constant रखना है और उसके लिए एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि 2 ways सजेस्ट करो।
सो पहली तो बात ये कि ब्लू बंसन फ्लेम रखूंगा मैं, यानी जो ब्लू बंसन फ्लेम मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन के लिए रखा वही तमाम के लिए रखूंगा मैं. सो यूज ब्लू बंसन फ्लेम फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन. और सेकंड सेकंड कोई चीज कांस्टेंट रखनी है मैंने. देखिए अगर मैंने यहाँ पर पाउडर यूज किया है तो इसका मतलब इन तमाम कार्बोनेट्स के लिए मैं सेम पाउडर फॉर्म यूज करूंगा, यानी सेम वो भी रख सकता हूं मैं. तो कह सकते हैं आप कि सेम सेम सरफेस एरिया रख सकता हूं. और नहीं, सेम सरफेस एरिया नहीं, बिकॉज हीट से रिलेटेड बात कर रहा है. सो ये जो बंसन फ्लेम होगा यहाँ पर और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. सेम डिस्टेंस, ना कम ना ज्यादा. जो डिस्टेंस आप कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यूज करेंगे वही डिस्टेंस बाकी सबके लिए भी होगा. सो डिस्टेंस needs to be same between flame and test tube. Suggest two other variables that must be controlled. जी, control variable. तो पहला वेरिएबल कंट्रोल क्या हो सकता है कि जाहिर सी बात है मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइम वाटर यूज किया है, तो जो लाइम वाटर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यूज करूंगा वही एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ लाइम वाटर जो मैं बाकी तमाम कार्बोनेट्स के लिए यूज करूंगा. ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जो कंसंट्रेशन लाइम वाटर की मैंने यूज किया कैल्शियम कार्बोनेट के लिए वही कंसंट्रेशन बाकी तमाम कार्बोनेट्स के लिए हो जाए. ठीक है. और तीसरी ये कि हमने क्योंकि ये पाउडर फॉर्म के अंदर रखा था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाउडर फॉर्म सबके लिए सेम होना चाहिए. तो मैंने तीन बताए, वो कोई दो पूछ रहे हैं आपसे, मैं तीनों लिख के दे रहा हूं. सरफेस एरिया, needs to be same, then volume of lime water needs to be same, और जाहिर सी बात है जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का लेंगे लाइक 5 ग्राम वही सबका होना चाहिए. तो मास जो है वो सेम होना चाहिए तमाम कार्बोनेट्स का. ये भी आप लिख सकते हैं. सेम मास ऑफ मेटल कार्बोनेट. अच्छा, मसला ये है कि अगर मैं सेम मास यूज करूंगा तो मोल्स तो सबके डिफरेंट आएंगे, है ना, क्योंकि सबका एमआर डिफरेंट है. तो मैं बेहतर ये है कि मैं सेम मास, क्योंकि मास सेम यूज कर लूंगा लेकिन मोल्स तो सबके डिफरेंट आएंगे बिकॉज एमआर सबका डिफरेंट है. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास आई थिंक मैं मोल्स यूज कर लूं तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि जो मोल्स मैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यूज कर रहा हूँ वही मोल्स जो है वो बाकी तमाम कार्बोनेट्स के लिए भी यूज कर लें. आई थिंक मास से ज्यादा मोल्स की जो टर्म है वो बेहतर होगी, बिकॉज मास यूज कर हम सेम मास तो यूज कर लेंगे 5 ग्राम, सिंस एवरी कार्बोनेट हैज डिफरेंट एमआर. तो ऑब्वियसली उसका मास उसके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट आएंगे, राइट. तो हम नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट नहीं करते, हम नंबर ऑफ मोल्स सेम कर लेते हैं. तो कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो यहाँ पर, सेम मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट यूज कर सकते हो, वॉल्यूम यूज कर सकते हो, कंसंट्रेशन चार पांच बता दिए हैं, चारों कुछ कोई भी दो लिख सकते हैं आप. विच मेटल कार्बोनेट इज द स्लोएस्ट टू डिकम्पोज. स्लोएस्ट वो होगा जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेगा, और सबसे ज्यादा टाइम लिया था कैल्शियम कार्बोनेट ने. सही है. सो हमारा आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट. सजेस्ट
हाउ द इन्वेस्टिगेशन कैन बी इम्प्रूव टू मेक द रिजल्ट्स मोर रिलायबल। यार मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी का जो ताल्लुक होता है वो कंसिस्टेंट रीडिंग्स की वजह से होता है, कंसिस्टेंसी की वजह से होता है। तो हम रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे और उन मल्टीपल रीडिंग्स का फिर एवरेज ले लेंगे। ठीक है, सो टेक multiple readings and then get the average. All right, so that's the end of second question. Let's move on to the third one. A student is provided with dilute sulfuric acid labeled L. यार याद रखिएगा कि आपके पास जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड वो डाई बेसिक एसिड होता है बिकॉज इट डोनेट्स टू हाइड्रोजन आयन एंड एक्वस मीडियम। उसको एग्जामिनर ने L से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। The student determines the concentration of sulfuric acid by titration. The student uses apparatus A to measure and transfer 25.0 cm³ of L into apparatus B. आप नोट करें, ये बहुत ही एक्यूरेट वॉल्यूम है क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखा है 25.0। अगर ये एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं होता तो एग्जामिनर सिंपल 25 cm³ लिखता। अगर एग्जामिनर सिर्फ सिंपल 25 cm³ लिखता तो जाहिर सी बात है इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मैं मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लेता, क्योंकि एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंस एग्जामिनर हैज रिटन 25.0 cm³, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, और एक्यूरेसी जहां रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम यूज करते हैं पिपेट को फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। सो इस एल को मेजर करने के लिए मैं पिपेट यूज करूंगा। एग्जामिनर हैज गिवन टू डिफरेंट एपरेटसेस ए एंड बी। ये पिपेट है और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 500 cm³ की है। राइट, वो कह रहे हैं नेम द एपरेटस ए। ऑब्वियसली बेटा पिपेट, ये तो बहुत इजी है। नेम द अदर पीस ऑफ एपरेटस दैट शुड बी यूज्ड विद ए टू मेजर 25 cm³ ऑफ एल। मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा पिपेट बल्ब यूज करते हैं या पिपेट फिलर यूज करते हैं, उससे जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, आपको सोल्यूशन जो है वो सक नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो हम यहाँ पर पिपेट फिलर भी लिख सकते हैं। ठीक, why is apparatus A used instead of measuring cylinder? भाई मेजरिंग सिलेंडर क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज मुझे एक्यूरेट वॉल्यूम चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक्यूरेट वॉल्यूम दिया हुआ है। सो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट। accurate volume of L. The student made up 25 cm³ of sample L to 500 cm³ with distilled water in apparatus B. This is solution M. याद रखिएगा कि ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है आपका, क्योंकि आपने 25 cm³ से क्या बनाया है? 500 cm³। एक तो ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, और दूसरी बात ये कि जब आप 25 से 500 cm³ में जाएंगे तो मोस्ट लाइकली नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं, वॉल्यूम तो चेंज होता है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज नेम द एपरेटस बी। बी इज बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। Next, the student transferred 25 cm³ of M into the conical flask. Okay. And add 2 drops of methyl orange indicator. So, टेक्निकली आपने सबसे पहले L से M बनाया, यानी
सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क में H2SO4 अवेलेबल है, और H2SO4 is basically an acid. So methyl orange shows red color before reaction. Solution R जो है वो NaOH का है, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो R है वो बेसिकली NaOH है. R is put into the burette. इसका मतलब NaOH is found in the burette while sulfuric acid is found in the conical flask. So जब आप टाइट्रेट करेंगे तो इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर एट द एंड पॉइंट. सो जाहिर सी बात है अगर एसिड के अंदर रेड है, सो एल्कली के अंदर यूज टू बी इज गोइंग टू बी येलो. येलो आफ्टर reaction. Okay, so that is the whole story behind that. Let's move on to the next page. Which liquid is used to wash out burette immediately before it is filled with R? अब R जो है वो आपका NaOH है. वो कह रहे हैं बताओ उसको आप किससे वॉश करोगे, तो ऑब्वियसली मैं NaOH से ही वॉश करूंगा, यानी मैं R सोल्यूशन R से ही वॉश करूंगा. अब क्योंकि एग्जामिनर ने R रिप्रेजेंट किया तो मैं R ही लिखूंगा यहाँ पर. ठीक है, वाटर से नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैंने ब्यूरेट को सबसे पहले वाटर से वॉश किया और उसके बाद उसमें सोल्यूशन R लिया, तो वाटर उस सोल्यूशन R को डाइल्यूट कर देगा, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्यूरेट आंसर हमें प्रोवाइड नहीं करेगा. ठीक है, विच इज वाई हम ब्यूरेट के अंदर जिस सोल्यूशन को यूज करते हैं उसी सोल्यूशन से उसको रिंस भी कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर R लिखा है. ठीक है, R इज बेसिकली NaOH. What is the color change of the methyl orange indicator at the end point? Obviously initially आपके पास क्या कलर था? रेड. और जब टाइट्रेशन हो जाएगी एल्किली के साथ तो कलर क्या आएगा? येलो. The student does 3 titrations. The diagram show part of the burette with the liquid levels at the beginning and end of each titration. Okay. So ये 0.0 से आप कर रहे हैं कंसिडर, और ये है आपके पास 21. So we need to discuss the lower meniscus. याद है क्लास में बताया था मैंने, the curved surface of the liquid is called meniscus. So for colorless solution we need to read the lower meniscus, right? तो ये रीड करूंगा मैं, ये 21.1, ये 21.2. सही है, 21.1, 21.2, 21.2. So difference is going to be 21.2. Second titration reading देखिए, ये 5, ये 6 and this one is 7. So 22.7. और ये है जनाब 43, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8 and 43.9. हम हमेशा कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड देखते हैं, इसलिए 43.9 लिखते हैं. So if I'll subtract these two values, obviously I'll get 21.2. Surprisingly दोनों values same है, right? Let's talk about the third one. This is 10.1, this is 10.2. And the third reading is 30.5, 6, 7, and this one is 8, 30.8. So if I'll take the difference, obviously it's going to be 20.6. Okay. वो आपसे पूछे बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स बताएं, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंसिस्टेंट रीडिंग्स हैं. 0.1 डिफरेंस, 0.1 cm क्यूब का डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लूंगा, बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट का नाम. तो अगर ये दोनों बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स हैं तो हमने फिर थर्ड टाइट्रेशन की ही क्यों, हम सेकंड के बाद नहीं करते, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट्स सेम थे, इसलिए हमने थर्ड टाइट्रेशन जो है वो कर ली ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए कि ये दोनों एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं या नहीं. सो टू कंफर्म कि ये फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंट हैं, इसलिए हमने थर्ड टाइट्रेशन को भी परफॉर्म किया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज use the tick value to calculate the average volume of R. That's easy.
21.2 plus 21.2 divided by 2, because two values in the 2 से divide करेंगे. Let me check. 21.2 plus 21.2 divided by 2, so it's going to be 21.2 cm. Okay. Next, why was it unnecessary for the student to do a third titration? भाई जाहिर सी बात है, दोनों की दोनों रीडिंग्स कांस्टेंट सेम थी ना, इसलिए हमने थर्ड टाइट्रेशन की. Because first two readings are concordant readings. ठीक है. नेक्स्ट, सॉल्यूशन R, याद रखिएगा कि R जो है वो NaOH था. ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर dm3. Examiner is looking for the number of moles of NaOH in the average volume, and the average volume was 21.2. अगर आपको याद हो, एवरेज वॉल्यूम हमने डिटरमिन किया प्रीवियस पेज पे 21.2 cm3. So I know the moles, sorry, I know the volume, I know the concentration, I can find the moles. So 1000 cm3 of NaOH contain 0.100 moles. If we have 21.2 cm3, how much moles we have? Into 0.1 divided by 1000. So it's going to be 2.12 into 10 to the power minus 3 moles. सही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.12 into 10 to the power minus 3 moles. ठीक. Next is dilute sulfuric acid reacts with aqueous sodium hydroxide as shown. मैंने आपको पहले ही कहा था कि H2SO4 is a dibasic acid. तो NaOH और डाइबेसिक एसिड के दरमियान रेशियो हमेशा 1:2 का होता है. ये बात भी हमने क्लास में डिस्कस की हुई है. So examiner is looking for the number of moles of H2SO4 in 25 cm3 of M. So H2SO4 and NaOH has 1:2 का रेशियो. अगर आपने NaOH कैलकुलेट किया था 2.12 into 10 to the power minus 3, so obviously moles of H2SO4 is going to be divided by 2, 1.06 into 10 to the power minus 3. Okay, so let me write here 1.06 into 10 to the power minus 3 moles. Calculate the number of moles of H2SO4 in 500 cm3 of M. By the way, ये जो moles मैंने calculate किए थे H2SO4 के, ये 25 cm3 of M में थे. Examiner कह रहे हैं कि 500 cm3 of M में बताओ. So it's just a simple comparison. 25.0 cm3 of M contain 1.06 into 10 to the power minus 3 moles. Now in 500 cm3, moles is going to be how much? Into 500 divided by 25. So it's basically 0.0212. मैंने कल भी आपको कहा था कि जब आप आंसर इस साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दे रहे हो तो इस तरह से आंसर नहीं दीजिएगा, इसको भी आप इसी पैटर्न पे लिखें. So it's going to be 2.12 into 10 to the power minus 2. Okay.
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 25 cm³ ऑफ L। तो आपने नोट किया हमने कैलकुलेशन किसमें की है, 500 cm³ में हमने इतने मोल्स निकाले, वो कह रहे हैं 25 में कितने होंगे। सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप 25 cm³ से 500 cm³ बनाएंगे तो जो मोल्स आप 500 cm³ में कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली वही मोल्स 25 cm³ ऑफ M में भी होंगे, राइट। तो इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। So it's going to be 2.12 into 10 to the power minus 2. Same number of moles in 25.0 cm³ of L। बेटा हमने L से, इस L से हमने M बनाया था और फिर उस M से हमने 25 cm³ लेके टाइट्रेशन की। ठीक है, इस तरह से हो रही है सारी वर्किंग। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन L। सो भाई 25 cm³ में हमारे पास इतने मोल्स ऑफ L हैं। टू पॉइंट वन टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स। सो अगर मुझे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं 1000 cm³ यूज करूंगा। 1000 cm³ ऑफ L कंटेन्स हाउ मच? तो कंसंट्रेशन ऑफ L is going to be, oh my goodness, 2.12 exponent minus, exponent minus 2 into 1000 divided by 25, so it's going to be 0.848 mole per dm³। so हम यहाँ आंसर लिखेंगे 0.848 mole per dm³। okay, I hope it makes sense to you। oh my goodness, that's a lengthy question, 20 marks का question है माशाल्लाह। Between each titration the student washes the conical flask with water and dries it। ठीक है, हम टेक्निकली तो करते यही है कि हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं कॉनिकल फ्लास्क को और फिर उसको ड्राई करने के बाद दोबारा से टाइट्रेशन करते हैं। सो दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। नाउ अब क्या किया है, अब हुआ ये है कि एक सेकंड स्टूडेंट आए हैं हमारे पास, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, लेकिन उन्होंने एल यूज किया है इंस्टेड ऑफ वाटर। और एल हमारे पास क्या था? एल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, सही है। सो एल बेसिकली वाज सल्फ्यूरिक एसिड। सो टेक्निकली फ्लास्क में हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे, उसने वॉश भी सल्फ्यूरिक एसिड से कर दिया, तो इसका मतलब इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वॉल्यूम ऑफ एल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। कॉनिकल फ्लास्क हैज मोर वॉल्यूम ऑफ एल, दैट इज H2SO4। सही है, यानी मैंने पहले क्या किया, मैंने इस एल से इस कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद 25 cm³ ऑफ एल मैंने वापस इस कॉनिकल फ्लास्क में इंट्रोड्यूस किया, तो ऑब्वियसली कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वॉल्यूम ऑफ एल जो होगा वो पहले से ज्यादा होगा, इस वाले एक्सपेरिमेंट से ज्यादा होगा। सही है, वो कह रहे हैं आपसे स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द सेकंड स्टूडेंट टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ NaOH would be smaller, larger or unchanged compared to the first student titration। obviously volume of NaOH with the second student titration must be larger because volume of L in conical flask
is also greater. So we need more NaOH for neutralization. Okay. Next, a third student repeats the experiment, washes the conical flask out with water, but does not dry it before each titration. अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब उन्होंने एक थर्ड स्टूडेंट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने कॉनिकल फ्लास्क को वॉश किया डिस्टिल वाटर से, लेकिन इसको ड्राई नहीं किया। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द थर्ड स्टूडेंट टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ NaOH वुड बी स्मॉलर, लार्जर और अनचेंज्ड। ऑब्वियसली अनचेंज्ड, क्योंकि डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, बिकॉज number of moles will remain same, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। सही है। और किस चीज के भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड टेक्निकली, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में हम एसिड ले रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड विल रिमेन सेम। So that's the end of this question. Let's move on to the fourth one. My goodness. A student wants to electroplate a metallic spoon with a layer of copper. Plan how the student does the experiment. You should state what needs to be done to the spoon before electrolysis. Include a label diagram of the apparatus. Give the names of the substances used. So guys, we have done that in the previous paper. ये repeat हुआ है, तो हम इसकी डायग्राम बना देते हैं आपको दोबारा से। ये आपकी बैटरी हो गई है। क्योंकि लेबल डायग्राम क्या रहे हैं इसलिए बैटरी को बताइए कि ये बैटरी है, देन ऑब्वियसली आपका एम मीटर है, ठीक है। ये आपका स्विच है, आप चाहें तो यहाँ रेयोस्टेट भी बना सकते हैं, राइट, मैंने क्लास में बना के दिया है। ओके, और एग्जामिनर जो है वो मेटालिक स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं, तो हम एक स्पून बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, और ये दोनों डिप हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट में। ये डिप हो गए, तकरीबन 75% डिप होना चाहिए आपका स्पून जो है वो पूरा का पूरा डिप हो, और तकरीबन 75% समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोड आपके डिप होने चाहिए। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ऑब्वियसली ये आपका होगा क्या चीज इलेक्ट्रोप्लेट करवा रहा है, कॉपर की लेयरिंग करवा रहा है, तो इसका मतलब ये इम्प्योर कॉपर होगा आपका, एंड टेक्निकली ये आपका है क्या, एनोड। और ये मेटालिक स्पून है आपका, and obviously it is attached with the negative terminal of the battery, which means it is cathode. तो जो हम मेटल इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, so it should be copper sulfate, and that's your electrolyte.
और इसका मीडियम एक्वस होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है जनाब, तो डायग्राम हो गई। सो आई डिड दिस, सब्सटेंसेस के नाम बता दिए मैंने। अब वो कह रहे हैं स्टेट व्हाट नीड्स टू बी डन टू स्पून बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। तो जाहिर सी बात है मैंने इस स्पून को क्लीन करना है, सैंड पेपर से स्क्रैच करना है ताकि इसमें जो डर्ट हो, इम्प्योरिटीज हो, वो रिमूव हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इज clean the spoon or metallic spoon with the sandpaper to remove any impurity and dirt. उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, प्लेस और pour 50 cm cube of copper to sulfate ये वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ये वॉल्यूम कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है। So pour 50 cm cube of copper sulfate into an electrolytic cell. Next, obviously anode is made up of copper, so copper is oxidized into copper 2 ions. That copper 2 ions are now involved with this electrolyte. Copper electrode is oxidized into copper ions and electrons. Copper ions in the electrolyte will gain electron and convert it into copper metal, which is deposited on metallic spoon. Okay, तो ये भी तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। Let's move on to the next question. Question number 5. Compound Q contain 2 cations and 1 anion. The following table shows the test the student does on compound Q. Complete the table. Okay. Identify the gases that are formed in the test. So आपके पास Q is dissolved in water. The solution is divided into 2 portions of the test for B and C. A colored solution is formed. If colored solution is formed, इसका मतलब Q is a transition element. या ये भी कह सकते हैं कि Q contain transition Q contain transition metal ion. Okay. To the first portion, aqueous sodium hydroxide is added until a change is seen. Q contain chromium 3 plus or iron 2 plus ions. So obviously green precipitates are formed. Next, excess aqueous sodium hydroxide is added. Q contain Fe2 plus ions. Green precipitates remain insoluble. क्योंकि अगर क्रोमियम होता तो वो डिसॉल्व हो जाते और डिसॉल्व होकर ग्रीन सॉल्यूशन बनाते। सो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स remains
insoluble. एक चीज और, ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम इशू. आप पीपीटी नहीं लिख सकते, आपने पूरा प्रेसिपिटेट लिख कर देना होगा एग्जामिनर को. आई मीन आप कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर देते हुए. द मिक्सचर फ्रॉम बी पार्ट 2 इज वार्म, तो मैंने मिक्सचर को वार्म किया है. फिर गैस फॉर्म हुई है विच टेस्टेड विद डैम्प रेड लिटमस पेपर. द गैस टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू विच मींस इट इज एन अमोनिया गैस. इसका मतलब वार्म करने पे अगर अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब solution contain ammonium ions because ये ammonium ions का टेस्ट है. So bubbles of ammonia gas is given off. Okay. और हम यहाँ लिखेंगे अमोनियम आइंस प्रेजेंट, बल्कि इस तरह से नहीं लिखेंगे. हम जैसे एग्जामिनर लिखा है कि Q कंटेन्स Rn2 आइंस, तो एग्जैक्टली इसी तरह से लिखेंगे Q कंटेन अमोनियम आइंस. ओके. नेक्स्ट, Q कंटेन सल्फेट आइंस. तो सल्फेट आयन को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे? Add dilute nitric acid followed by barium nitrate. So obviously barium sulfate के white precipitates observe होंगे. ठीक है. So that's the end of this question. Easy question था ये. Next, a student investigate the amount of heat released. If heat is released, which means reaction is exothermic. Also, ethanol burnt हो रहा है. तो burnt is basically combustion, and combustion is always exothermic. आप ऐसे भी सोच सकते हैं बात. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एग्जामिनर यूज दिस एपरेटस. ये थर्मोमीटर है, ये मेटल का बीकर है, ये 200 cm क्यूब वाटर लिया हुआ है, ये बर्नर है, इस बर्नर में एथेनॉल लिखा हुआ है, ये विक होती है, इसको विक कहते हैं. ओके. द स्टूडेंट बर्न्स अ नोन मास ऑफ एथेनॉल. अब जाहिर सी बात है, ये जो मास आपने एथेनॉल का लिया है, ये यकीनन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आपने लिया होगा, मेजर किया होगा. Okay. The heat released is used to heat 200 cm cube of water. The student determines the temperature rise of the water while ethanol is burning. In the first experiment, the student burns 1 gram of ethanol and the temperature rises by 20 degrees Celsius. Okay. State all the measurements the student makes to obtain these values. Okay. I'll try to write it here ताकि आपको थोड़ा बात समझ में आए. मैं सबसे पहले 200 cm क्यूब ऑफ वाटर इसमें प्लेस करूंगा. जब 200 cm क्यूब ऑफ वाटर प्लेस कर लूंगा, तो मैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर डिटरमिन करूंगा बिफोर एक्सपेरिमेंट. बिफोर एक्सपेरिमेंट जाहिर सी बात है, एथेनॉल की कंबशन होगी, उस कंबशन की वजह से ये जो वाटर है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इस थर्मामीटर पे रीडिंग चेंज होगी. मैं उस चेंज को नोट डाउन करूंगा. दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेरिमेंट. So final temperature of water after experiment.
सही है, इसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहां से चेंज इन टेम्परेचर डिटरमिन करूंगा, एंड दैट चेंज इन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी। यकीनन मैंने एक स्पेसिफिक मास ऑफ इथेनॉल लिया है, तो मैं मास ऑफ मैं बेसिकली मास ऑफ इथेनॉल और प्लस बर्नर बिफोर एक्सपेरिमेंट यूज करूंगा। मास ऑफ बर्नर प्लस इथेनॉल बिफोर एक्सपेरिमेंट, राइट, इन ग्राम हो गई है। जब इथेनॉल की कंबशन हो जाएगी तो फिर दोबारा से मास ऑफ बर्नर प्लस इथेनॉल वे करूंगा, वो आफ्टर एक्सपेरिमेंट होगा। सो इन दोनों को यूज करके मैं टेक्निकली मास ऑफ इथेनॉल बर्न्ड मालूम कर लूंगा। इन ग्राम्स, ओके। जाहिर बात एग्जामिनर ने मुझे 2 लाइंस दी है, 2 मार्क्स है, यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, सारी तो नहीं एडजस्ट हो सकती, बट मैंने आपको समझा दिया कि हम किस तरह से कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा मास ऑफ बर्नर प्लस इथेनॉल बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। और तीसरी चीज यहां से क्या हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी तो डिटरमिन करेंगे ना, ये तो एग्जामिनर नहीं देते, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। why is a metal beaker used instead of glass beaker? Because metal has a good thermal conductivity, the student finds out that 1 gram of ethanol should give theoretical temperature rise of more than 20 degrees Celsius. Theoretical temperature rise of more than 20 degrees Celsius. Okay. Suggest 2 reasons why the temperature rise of the water was less than the theoretical value. यानी 20 डिग्री सेल्सियस से कम था। सो उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई आप नोट करें, ये जो मेटल का बीकर है ये ओपन है यहाँ से, तो यहाँ से हीट लॉस हो सकता है। सही है, ये भी तो हो सकता है कि इथेनॉल की इनकम्प्लीट कंबशन हुई हो, राइट। सो एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं, इनटू द सराउंडिंग। और दूसरा है इनकम्प्लीट कंबशन, सही है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, एक मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर, कि इथेनॉल यूज कर रहे हैं, इथेनॉल हाईली वोलेटाइल है, तो हो सकता है इथेनॉल यहां से इवेपोरेट हो गया हो कुछ ना कुछ, ये भी लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ इथेनॉल जो है वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन ऑफ इथेनॉल एज इट इज वोलेटाइल। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Suggest 2 ways using 1 gram of ethanol and 200 cm cube of water in which the apparatus can be changed to produce temperature rise more than 20। तो 2 ways पूछ रहे हैं वो आपसे। तो पहली बात ये कि आप इंसुलेशन कर दीजिए, इस कंटेनर के ऊपर एक लिड लगा दीजिए यहाँ पर, ताकि हीट लॉस ना हो। यूज कवर लिड,
ओके, इंसुलेशन भी कह सकते हो। ऑन टॉप ऑफ द कैन यूज लैगिंग फॉर इंसुलेशन। लैगिंग जो होता है वो कॉटन वूल होती है। तो इंसुलेशन कर दीजिए आप लैगिंग के थ्रू, यानी यहां पर लैगिंग लगा दीजिए चारों तरफ। सही है। The relative formula mass of ethanol is C2H5OH is 46. Calculate the number of moles of ethanol in 1 gram. That's easy. Moles of ethanol अगर मुझे determine करने हैं तो मैं 1 gram को 46 से divide करूंगा. So when 1 divided by 46 is going to be 0.02173 moles. So हम इसको round off कर लेते हैं 0.022 moles, right? Next, the experiment is repeated using the same number of moles of different alcohols. यानी number of moles हमने same रखे में, alcohol change कर रहे हैं हम. सही है. यहाँ 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये टेम्परेचर राइज आ रहा है. अब नोट करें टेम्परेचर राइज इंक्रीज हो रहा है as number of carbon atom increases, but number of moles of all the alcohols will remain same. What evidence in the table shows that all the reactions are exothermic? तो आप बताएंगे कि भाई टेम्परेचर राइज increases. बिकॉज किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हमेशा राइज होता है और फिर फॉल होता है. ये बात आप उससे पढ़कर आ रहे हैं. ये एनर्जी चेंजेस में मैंने आपको बकायदा ग्राफ बना के भी दिखाया था कि टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑलवेज राइजेस टिल इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये वापस ड्रॉप होकर रूम टेम्परेचर अटेन करता है. इफ यू रिमेंबर दैट, तो वो पॉइंट याद होना चाहिए आपको. उस पॉइंट की बेस पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. इस डेटा को कॉपी करना पड़ेगा हमें, बिकॉज मुझे ग्राफ बनाने के लिए कह रहे हैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट पार्ट में, जो मुझे समझ में आ रहा है. Oh my goodness. Okay. चल देखिए, draw a straight line of best fit. Extend your line to the left hand side of the grid. Okay. Plot the data on the table. तो plot करोगे तो points जो हैं वो cross की फॉर्म में लिखने हैं. तो 2 के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, ये रहा 2 के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस. फिर 3 के ऊपर 32, 3 के ऊपर 32, ये 20, ये 30, ये 30, ये 32, 32, 34, 36, 38, 40, या 30, 32. ओके. देन फिर हमारे पास 4 पे 43, 40, 42 and this one is 43. बीच में तो नहीं, फिर यहाँ करीब में कहीं होना चाहिए 43. सही. 4 पे 43, फिर 5 पे 55, 55, 55, this is 50, 52, 54 and this is going to be 55. Okay. Then 6 पे 66, 60, 62, 64, 66 and then फिर 7 पे 78, 70 and this is going to be 78. So वो कह रहे हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना देते हैं. वो कह रहे हैं एक्सटेंड करना है अपने लेफ्ट पे. ठीक है, ये मैंने लेफ्ट पे एक्सटेंड कर दिया है. ये एक्सटेंड कर दिया मैंने लेफ्ट पे. सही है. नेक्स्ट, the student repeats the experiment with methanol
The student uses the same number of moles of methanol as the other alcohols and the same volume of water. Use your graph to predict the temperature rise for methanol. By the way, methanol has one carbon. तो वन कार्बन के ऊपर टू तो दिया हुआ एग्जामिनर ने, बट वन कार्बन पे पूछ रहे हैं. तो ये फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पे कितना टेम्परेचर आ रहा है? माय गॉडनेस, 2, 4, 6, 8 and this one is approximately 9, right? So ये 9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, somewhere around here. ये 9 डिग्री सेल्सियस है. So I'm going to write 9 here. The student predicts that the temperature rise with another alcohol is 90 degree. The student uses an initial water temperature of 20 degrees Celsius. Explain why it is not possible to obtain a temperature rise of. Oh भाई, बहुत बेसिक सी चीज है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम टेम्परेचर राइज मेजर कर सकें, बिकॉज जाहिर सी बात है 90 डिग्री सेल्सियस के करीब लेके जाएंगे तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degrees Celsius. Which means temperature goes above the boiling point of water. The student wants to obtain a temperature rise of 90 degrees Celsius with this alcohol and the same apparatus. Suggest one way the student can obtain temperature rise of 90 degrees Celsius. But हम temperature rise 90 डिग्री सेल्सियस उस वक्त ले सकते हैं जब हम इनिशियल टेम्परेचर 20 से कम कर दें. Initial temperature should be lower than 20. Obviously अगर मैं 15 यूज करूंगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेट्स टेक 10 डिग्री सेल्सियस. लोअर देन 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड करके वो 90 तक 80 तक जाएगा तो तब तक बॉयल हो चुका होगा अल्कोहल. उससे आपको मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर आल्सो.